इसमें पहला प्रश्न पूछा गया, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय जो लेखक हैं वो लेखक शुक्ल युग के हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चिंतामणि किस विद्या की रचना है? ये रचना जो चिंतामणि है ये कैसी रचना है? तो ये आपके आंसर आ जाएगा, ये जो है निबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गबन किसकी रचना है? यानी कि किसकी रचना है गबन? तो गबन जो है ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो है 1919 से 1938 तक की। ध्यान रखना है आपको, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नीड का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? तो नीड का निर्माण जो है ये क्या है? आत्मकथा है। नीड का निर्माण फिर जो है ये आत्मकथा है। और ये किसकी आत्मकथा है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की जो है ये आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किसकी है? हरिऔध की है, आपको पता होगा। तो प्रिय प्रवास जो है द्विवेदी युग की रचना है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो है ये हरिवंश राय बच्चन साहब की रचना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? तो जो आपका आंसर हो जाएगा, भारत भारती जो है ये रचना दी गई है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नवा प्रश्न है, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल जो ये माना जाता है आधुनिक काल, तो ये है 1843 से अब तक। 1843 से अब तक। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम जो हैं वो किस युग के कवि हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा, मतीराम जो हैं वो रीति काल के कवि हैं। यहाँ पे जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव जो है वो क्या होता है? बिल्कुल सही समझा आपने, सभी आंसर्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो हास्य रस का स्थायी भाव जो है ये आपका हो जाएगा हास। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोने गात। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हैं पंक्तियां, इसमें उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार जो है आपको देखने को मिल रहा है? इस पंक्तियों में आपको देखने को मिलेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो आंसर आ जाएगा, रोला छंद में जो है 4 चरण होते हैं। तो यहां पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आकर्षण शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग जो आगे लगता है यहां पर आ जो है ये उपसर्ग है। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आप जानते हैं वाक्य के 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। सबसे पहला जो आप जानते हैं, सरल वाक्य। ठीक है, उसके अलावा जो है संयुक्त वाक्य, है ना? और क्या हो जाएगा आपका जो अंतिम होता है वो क्या होता है? मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में आपको बताना है, पीताम्बर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पीताम्बर में जो क्वेश्चन है इसका कौन सा आंसर हो जाएगा सही? तो पीताम्बर में जो हमारा समास यूज किया गया है इसमें बहुब्रीहि भी सही है आपका, ठीक है, और कर्मधारय भी सही है। दोनों ऑप्शंस इसमें सही दे दिए हैं। तो ध्यान रखना है आपको, दोनों में से अगर आप एक भी सही करते हो तो आपका आंसर जो है वो क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए, ये पूछा गया आपसे, आंसू शब्द का तत्सम जो है आपसे पूछा गया है। आंसू शब्द का जो तत्सम होता है वो होता है आपका अश्रु। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कृत्य
वाक्य जो होते हैं इसमें जो प्रधानता होती है सबसे ज्यादा, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या पूछा गया आपसे। यहां पूछा गया आपसे ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति बतानी है आपको। ताभ्य शब्द जो है इसमें वचन और विभक्ति कौन सी है ये आपको बतानी है। आसानी से बता सकते हैं कि इसमें चतुर्थ विभक्ति और बहुवचन है, तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, डी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम कौन सा है ये आपको बताना है। तो संज्ञा का जो आपकी विशेषता बताता है वो क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है, तो वह जो है इसमें सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो अगला प्रश्न है इसके उत्तरों की हम बात करते हैं। खंड ब आपका स्टार्ट होगा। 20 प्रश्न अगर आप यहाँ से करते हैं तो एमसीक्यू जो आपके हैं और हमारी शीट में भरने, यहाँ से 20 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे, सही सही सटीक सटीक। अब जो वर्णात्मक प्रश्न है ये 50 अंकों के पूछे जाएंगे। 20 नंबर आप ऊपर कर चुके हैं, 50 नंबर के उत्तर यहाँ से लिखने हैं, तो आपको जो है 70 नंबर कुल मिलाकर के मिल जाएगा। यहाँ पर है, यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग जो है एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का और धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो यहाँ पर जो है सारी की सारी रुचियों की बात हुई है कि रुचि जो होती है उस रुचि के लिए जो है आदमी किस पे निर्भर रहता है। ठीक है, और जो है इनमें मित्रता भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारा जो है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको। संदर्भ अभी हम बता रहे हैं, तो इसमें आपको संदर्भ में क्या लिखना होता है, संदर्भ में जो है ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। इसमें जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, इस पूरे लाइन जहां तक दिया गया है इसको आपको जो है व्याख्या करनी है, इसको समझाना है कि ये लाइन क्या कहना चाहती है। तो ये अंश क्या कहना चाहता है, प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह मानना उचित नहीं है विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही की ओर, है ना, जो दुर्बल व्यक्ति है वो उत्साही की ओर, बलवान की तरफ जो है दुखी व्यक्ति जो है प्रसन्नचित्त की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, दुर्बल व्यक्ति जो है उत्साही और बलवान की तरफ होता है आकर्षित, और इसी तरह से दुखी व्यक्ति जो होता है वो कैसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है, प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। तो यही चीज गद्यांश के रेखांकित जो अंश है उसकी हम व्याख्या इस तरह से करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो लेखक के अनुसार हमें बताना है। तो देखिए, विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। जैसे गद्यांश हमने पढ़ा तो उसमें देखने को मिला कि चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर आकर्षित होते थे, और जब अकबर जो है मनोरंजन, क्योंकि अकबर को मनोरंजन करना नहीं आता था, मनोरंजन में वो ढूंढते थे, तो इस मनोरंजन के लिए वो बीरबल की ओर आकर्षित होते थे। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार जो है लेखक के अनुसार जो है समाज में विभिन्नता देख करके लोग जो है एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब इसका अथवा पाठ में फिर से आपको एक गद्यांश मिलेगा। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद उत्तर देने होंगे, और जैसा कि मैं बता चुका हूं इन सभी की पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इनके पीडीएफ जो है आपके बोर्ड वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा बोर्ड की वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
तो आप जो है लिंक देख सकते हैं, पीडीएफ लिंक जो मिलेगी आपको वेबसाइट की, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ चुकी है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने के बावजूद मैं आपको 7 सेट्स आपको जो है क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, 7 सेट आते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग जो है आपके कोड रहेंगे। ठीक है, 7 सेट जो है उसमें अलग अलग कोड रहेंगे। तो हम आपके जो है सातों सेट जो है हिंदी के वो भी देने वाले हैं, ये तो दे ही रहे हैं, उसके अलावा उनको भी देंगे। तो बड़े तैयारी के साथ आपको पढ़ना है, ज़्यादा किसी गाइड फाइड के चक्कर में नहीं पढ़ना है। गाइड तो आप जानते हो कितनी मोटी होती है, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, याद भी नहीं होगा। गिने चुने क्वेश्चनों को आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता। लास्ट ईयर मैंने तैयारी करवाई थी और जो क्वेश्चन मैंने दिए थे वो एज इट इज आ गए थे। तो आपको ये समझना है, उससे भी लास्ट ईयर मैंने पेपर करवाए थे, जो क्वेश्चंस दिए थे वो एज इट इज आ गए थे। तो हर बार जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो सेम टू सेम आ रहे हैं। मैं सारे सेट्स दे रहा हूँ, जो भी आपको सेट्स जितने भी मिलेंगे उनको पढ़ना है। 7 सेट अगर आपको दे रहा हूँ तो मैं 7 सेट ही आपको पढ़ना है, एक भी सेट को छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि कौन सा सेट में से कौन सा क्वेश्चन उठा के आपके सेट में आ जाएगा आपको पता नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप आंसर की पीडीएफ चाहते हो, जो ये आंसर आप देख रहे हैं, अगर ये आंसर पीडीएफ आपको ज़रूरत है कि भैया ये पीडीएफ हमें चाहिए, तो आप इस पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप जो हमारा नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको सभी को पता है व्हाट्सएप नंबर जो है 8469022568। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर केवल आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। कॉल करने से आपका नंबर ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, तो इससे आपको जो नुकसान होगा, ना आप मैसेज कर पाओगे ना फिर आप कॉल कर पाओगे। तो ये जो नंबर है इस पर केवल आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो ये मैसेज नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं आंसर की जो सीट देख रहे हैं आप इसको लेने के लिए। आगे जितने भी विषय हैं उनके सभी के सॉल्यूशन इसी तरह मिलेंगे। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। पेपर आपके पास जरूर होना चाहिए, उसकी पीडीएफ जरूर होनी चाहिए, तभी आपको ये सॉल्यूशन समझ में आएंगे। तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, बोर्ड का असली मॉडल पेपर है ये। आपको घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड की वेबसाइट पे है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसको आप चेक कर लीजिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट मैंने अवेलेबल करा रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, तो आप उससे भी जो है आप सारे के सारे वीडियोज देख सकते हैं, जो चाहें वो। सभी में उत्तर हैं, और बिना उत्तर के कोई वीडियो हम देते नहीं है। जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वीडियोस होते हैं, वो सभी में हम उत्तर आपको देते हैं। इसका अथवा पाठ में पूछा गया है ये वाला गद्यांश। अब इसमें जो है, हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। आपकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह का ये पैराग्राफ है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिख देना है, संदर्भ में जो है आपको कहाँ से लिया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो है इस चैप्टर का नाम क्या है और इसके रचनाकार कौन है, बस इतना ही लिखना होता है। तो जो यहाँ पे गद्य दिया गया है, गद्यांश जो दिया गया है हमारे को, तो प्रस्तुत गद्यांश या गदा अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धत है या लिया गया है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा गद्यांश का संदर्भ। अब इसके बाद जो है यहाँ पे गद्यांश के रेखांकित अंश का जो है भाव स्पष्ट करना है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपको दिया गया है, इसका भाव क्या बोल रहा है ये आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर जो है भाव हम इस तरह से स्पष्ट कर देंगे। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चांदी के 10 थालों में लाए गए ढेर सारे सोने को देखकर ममता चकित होकर अपने पिता से कहती है, हे भगवान, उस समय के लिए जब आपको मंत्रित्व न रहेगा, उन विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से ही, ये अच्छा नहीं है। रिश्वत में लिया गया इतना सारा सोना लेकर आपने ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध कार्य और उसका अपमान किया है। यदि ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने वाला है तो हमें उसे सहने के लिए सहर्ष तैयार रहना चाहिए पिताजी। मंत्रित्व न रहने पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल ही जाएगी।
इस रिश्वत की अपेक्षा तो भीख मांगकर जीवित रहना अधिक उचित तो है। इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे जो हम ब्राह्मणों को दो मुट्ठी अनाज भीख में भी दे देंगे। तो इस अंश की व्याख्या कुछ इस तरह से आपको करनी है। अगला जो प्रश्न है इसकी बात करें तो ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो ममता को ईश्वर और भाग्य में प्रबल आस्था थी। वह सुख दुख दोनों को ही ईश्वर की इच्छा मानती थी। आने वाले कुसमय के लिए रिश्वत के रूप में धन एकत्र करने को वह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मानती थी, जो कि हमने अभी ऊपर वाले आंसर में भी देखा था। इसके बाद जो गद्यांश खत्म हो गए तो पद्यांश आ जाएंगे। पद्यांश यानी कविता के कुछ चरण आएंगे, उनको पढ़ना है। उसके बाद जो दिए गए प्रश्न पूछे जाएंगे इसी तरह से, तो उनके आंसर देना है। चरण कमल बंदो हरि राय। तो यहाँ पर जो आपको कविता दी गई है, इस कविता से आपसे पूछा गया है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ। संदर्भ में वही चीज जो कि आपको कहाँ से ली गई है, ठीक है, इसके लेखक कौन है और इस पाठ का नाम क्या है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में पद शीर्षक से उद्धत है या लिया गया है, जो कि सुर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ये है रेखांकित अंश जिसकी हमें व्याख्या कर देनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कुछ इस तरह से होगी। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास अपने आराध्य श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर चरण की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि अगर मेरे श्री कृष्ण की कृपा से बहरा सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है, तो सूरदास जी आगे श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर कृष्ण के चरण कमलों की कृपा हो जाए तो भिखारी जो है राजा बन जाता है और अपने सिर पर जो है मुकुट भी धारण कर सकता है। ठीक है, अर्थात गरीब भी अमीर हो जाता है। तो उन जो लाइनों का अर्थ जो है आपको इस तरह से स्पष्ट कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जो आपको पंक्तियां दी गई हैं इसमें बहुत सारे अलंकार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें बार बार जो आया हुआ है शब्द, जो बार बार एक शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण जो है यहाँ पर हम इसको यहाँ पे बार बार में देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर आइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बार बार जो शब्द यूज हुआ है इसकी बात कर रहे हैं, ये यूज हुआ है। ठीक है, तो बार बार जो शब्द आया हुआ है, तो बार बार में एक शब्द की पुनरावृत्ति यानी कि एक ही शब्द जो है दो बार आया है, दो बार आवृत्ति हुई है उसकी, बार बार, है ना, होने के कारण यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, दो बार यूज होने की वजह से क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार उपयोग हुआ है। साथ ही साथ सूरदास स्वामी में जो है सवर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी आया हुआ है। तो इसीलिए हमने अनुप्रास अलंकार लिखा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी बताया है। और चरण कमल, इसमें सारे के सारे यहाँ पे देखो चरण कमल भी है आपका, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो है क्या आया हुआ है, यहाँ पर देखिए चरण कमल की वजह से जो है रूपक अलंकार का भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो चरण कमल में जो है कमल रूपी कोमल चरणों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार देखने को मिल रहा है, हमारे रूपक अलंकार देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तीन तरह के अलंकार जो है इस पूरे पंक्तियों में जो है, उपयुक्त पंक्तियां जो है इसमें ये तीन तरह के अलंकार देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इस तरह के सॉल्यूशंस आपको कोई लिखित नहीं देता है। ठीक है, आपको केवल बोल करके कुछ बता दिया जाएगा, बाकी बोला जाएगा कि ऐसे ऐसे कर लेना। ये जनरल सा हमें पता है, हम पिछले 4 साल से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और कंटिन्यूस बच्चों को 90% से ऊपर लेके रख रहे हैं हमेशा। आप किसी भी कभी कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि सर वाकई में आपके चैनल से बच्चों ने बहुत अच्छे एग्जाम्स दिए हैं। तो अथवा पाठ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप ऊपर वाला करना चाहें तो ठीक है, अन्यथा नीचे वाला भी कर सकते हैं। सुनी सुंदर वैन सुधारस साने सयानी है जान की जानी भली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ये रेखांकित अंश है जिसकी हमें व्याख्या पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है पद्यांश का संदर्भ क्या है, तो प्रस्तुत पद्यांश जो है महाकवि गोस्वामी तुलसीदास
तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से की कविता से जो है ये अवतरित है या फिर लिया गया है। इसके अलावा जो है इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम बंधुओं ने नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां जो है ग्राम बंधुओं के नेत्र रूपी यानी कि जो गांव की महिलाएं थी वहां पर उनके नेत्र रूपी कमल की जो है सुंदर कलियां जो है खिल गई हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है, आपको इसी लाइन का अलंकार बताना है। तो अनुराग तड़ाग और मनोमंजल कंजकली में जो है रूपक भी देखने को मिल रहा है, उत्प्रेक्षा भी देखने को मिल रहा है और अनुप्रास की छटा भी दिखाई दे रही है, यानी कि तीनों अलंकार इसमें विद्यमान हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर संस्कृत का पद्यांश, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, 5 अंक के प्रश्न है ये। एषा नगरी भारतीय संस्कृत है, संस्कृत भाषाच केंद्र स्थलम अस्ति, आपको याद आ गया होगा कहाँ से लिया गया। तो यहाँ पर जो है इसका क्या करना है, आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर देना है, हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ भी आपको लिखना है। ठीक है, तो दोनों मिलाकर के आपको 5 अंक देने वाले हैं। तो संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के वाराणसी नामक पाठ से जो है लिया गया है। इसमें वाराणसी नगर की शोभा का वर्णन किया गया है। तो ये हो गया हमारा संदर्भ। अब यहाँ पर संदर्भ के बाद हमें देना है इसका अनुवाद। यह नगरी, अनुवाद हम लिख रहे हैं, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत वाणी का और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैला। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह इस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी भाषा में करा दिया। इसके अथवा पार्ट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी आपको आंसर सेम टू सेम देना है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो है संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है, तो कोई सा भी एक ही करना होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति से जो है उद्धत है ये वाला। और इसका अनुवाद जो हम लिखेंगे तो इसमें क्या है, मानव जीवन को संवारना यानी कि दोषादि को दूर करना है, जो भी दोष है उसको दूर करना जो है इसको क्या है, ये संस्कृति है। मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपसे पूछा गया है। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी का एक का जो है अब हमने गद देखा, ऊपर गद था, अब पद है। पद का मतलब हो गई कविता। अब यहाँ पे कविता आ गई है, तो कविता का भी आपको जो है हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ लिखना है। पहले ये वाली कविता है, तो यहाँ पे संदर्भ क्या हो जाएगा, या श्लोक जो है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से उद्धत है या लिया गया है। अनुवाद करेंगे तो इसमें यक्ष जो है क्या है, यक्ष क्या कहते हैं, मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़ करके सुखी होता है। ये यक्ष का क्वेश्चन है। तो इसके उत्तर में युधिष्ठिर क्या बोलते हैं, इसका अनुवाद कर रहे हैं हम। उत्तर में युधिष्ठिर का कहना है मनुष्य जो है वह अहंकार छोड़ करके प्रिय हो जाता है और मनुष्य जो है क्रोध छोड़ करके शोक नहीं करता। यहाँ पे पूछा गया है क्या छोड़ करके प्रिय होता है, तो वो अहंकार छोड़ करके प्रिय होता है। मनुष्य क्या छोड़ करके शोक नहीं करता, मनुष्य जो है वो क्रोध छोड़ करके शोक नहीं करता। मनुष्य क्या छोड़ करके धनवान हो जाता है, तो मनुष्य जो है कामना यानी कि इच्छा को छोड़ करके धनवान हो जाता है। और मनुष्य क्या छोड़ करके सुखी हो जाता है, तो मनुष्य जो है लोभ छोड़ करके सुखी हो जाता है। तो ये इसका अनुवाद हो गया। अगला जो इसका अथवा पाठ में है, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो यहाँ पर जो संदर्भ करेंगे तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है या उद्धत है। अनुवाद बहुत छोटा सा होगा, जितना श्लोक होगा सबके अनुवाद छोटे छोटे होंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेस्ट और छोटे अनुवाद होते हैं इसके।
सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। इसका ये हिंदी अनुवाद हो गया। तो इसको आपको 5 अंक यहाँ से मिलने वाले हैं इतने से लिखने में। ऊपर वाला भी इतना से लिखोगे 5 अंक, नीचे वाला इतना लिखोगे तो भी 5 अंक। कोई सा भी आप एक कर सकते हो। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर जो है आपको देना है। अब जो है आपको एक का उत्तर देना है। ध्यान रखना है इसको, ये निर्देश जो है ना बहुत जरूरी होते हैं, तो ये निर्देशों को पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण आपको करना है। सबसे पहले तो आपको मुक्ति दूत में जो है गांधी जी के चरित्र चित्रण की बात करनी है। तो हमने कहा है कि प्रस्तुत काव्यांश या कि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा ये मुक्ति दूत जो है ये रचित है, जिसमें महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। ये तो आपको पता होगा। बाकी आप ये विश्लेषण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, वो पूछ सकता है क्वेश्चन में मुक्ति दूत के रचनाकार कौन है, तो आपको पता होना चाहिए राजेंद्र मिश्र जो है, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र मुक्ति दूत के रचनाकार हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें बताने के लिए यहाँ पे जो चीज़ें डाली गई हैं इनको बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। अब इसकी जो महात्मा गांधी के चरित्र की जो विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। देखिए कम से कम 4 से 5 विशेषताएं आपको लिखनी है। मैं आपको मैक्सिमम विशेषताएं बताऊंगा। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि भाई इतनी सारी विशेषताएं लिखनी है। आपको लिखनी 4 से 5 ही है। 3 अंक का प्रश्न है तो आपको कम से कम 3 से ऊपर 2 कम से कम पॉइंट ज़्यादा लेके जाना है। ठीक है, तब जाके आपको पूरे 3 के 3 अंक मिलेंगे। आप 3 अंक सोच करके जो है अगर 3 ही पॉइंट लिखते हैं तो उसमें नंबर काट लेता है एग्जामिनर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से सुनते रहें, जो जो इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ, जो चीज़ आपको कैसे लिखना है आंसर्स को, उसको फॉलो करें। इसी वजह से तो हम जो चीज़ बताते हैं बच्चे सुनते हैं तो उनके 90+ मार्क्स आ जाते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी के चरित्र की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें अलौकिक दिव्य पुरुष के रूप में जो है उनकी विशेषताएं हम बता सकते हैं, जो कि आपका पहला जो है ये हम विशेषता बता सकते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल लिखा है मैंने। इसमें आप दूसरी विशेषता उनकी बता सकते हैं कि वो महान देशभक्त थे। ठीक है, तो उसके बारे में जो है आप एक लाइन में इनको थोड़ा सा आप समझा सकते हैं। इसके अलावा की बात करते हैं तो अगला जो इसमें हम बता सकते हैं, ये जो है हरिजनोद्धारक थे, यानी कि हरिजनों का उद्धार करने का ये सोचते थे, दलितों की सहायता करते थे। ठीक है, तो ये जो है एक इनकी विशेषता है। तो आप 3 विशेषताएं तो ये होगी, तो ये सोचिए मत कि 3 विशेषताएं केवल ये लिखी, भले ही आप ऊपर वाला ये ना लिखें, ये तो मैंने आपको जानकारी के माध्यम से बताया है, परंतु आपको ये चीज़ तो जरूर लिखना है। प्रस्तुत काव्य के आधार पर महात्मा गांधी की चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो 3 अंक आपको नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना है, 3 अंक लेने के लिए आपको इससे ज़्यादा लिखना होगा, कम से कम 1 से 2 पॉइंट ज़्यादा। 2 पॉइंट मैं हमेशा बोलूँगा ज़्यादा लिखिएगा। ठीक है, इसमें अगला जो पॉइंट है इसमें बोल सकते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के ये समर्थक भी थे। अब अगला जो है हम बता सकते हैं इसमें ये मातृ भक्त भी थे, यानी कि जो मातृभूमि थी उसके लिए, अपने माँ के लिए, ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा ममता थी इनके अंदर, जो है बहुत ज़्यादा जो है अपने माँ को ये मानते थे। ठीक है, देश सेवा बहुत अच्छा करते थे। भारत के जो है मुक्ति दूत के रूप में पहचाने जाते थे, ये आप बता सकते हैं इनकी विशेषताओं में। उसके अलावा मानवीय गुणों से भरपूर्ण यानी परिपूर्ण थे। तो ये 7 मैंने बताया, इसमें से 5 या 4 आपको लिख देना है। किसी भी जितने अंक हैं, अंक से जो है आपको जितने भी अंक होते हैं उससे कम से कम 1 से 2 चरण ज़्यादा लिखना है आपको। चरण जो है आपको ज़्यादा लिखना है, चरण ज़्यादा लिखना है, ज़्यादा लिखिएगा। ठीक है, इसमें 3 जो भी अंक आएगा आपका, अंक का मुझे मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि अंक कितना हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी है, जो भी अंक यहाँ पे निर्धारित है आपको क्वेश्चन के आगे, उसमें जो आप अगर स्टेप्स से लिखते हैं, पॉइंट टू लिखते हैं, जैसे 1 2 3 पॉइंट डाल के लिख रहे हैं, तो उसमें पॉइंटों की संख्या जो 1 से 2 ज़्यादा लिखें। जितने भी अंक है, जैसे कि 3 अंक का प्रश्न है तो उसमें आप जो है कम से कम 1 पॉइंट एक्स्ट्रा या फिर एक और अधिक, यानी कि 3 अंक के प्रश्न को आप पूरा उत्तर लिखने के लिए आप 5 पॉइंटों को लिखें कम से कम। अगर आप 5 नहीं लिख पाते हैं तो 4 तो जरूर लिखें, 3 के भरोसे ना रहें। 3 जितने नंबर का पॉइंट है उतने नंबर के पॉइंट से एक ज़्यादा आपको लिखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसमें दूसरा जो पूछा गया, दोनों के आंसर आपको देने होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको किसी एक का उत्तर देना है, तो यहाँ पे क में देखो पहला है और क में ही जो है आपका ये दूसरा है, तो ये क का पहला दूसरा दोनों ही करने होंगे, ये ध्यान रखना है। मुक्ति दूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखना है। तो चतुर्थ सर्ग में जो है इसमें उस आंदोलन का वर्णन है जो जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। इसको मैंने 3D एनिमेशन के माध्यम से मैंने इसका 3D वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, और वो यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे या किसी भी जगह पे अवेलेबल नहीं है, 3D वीडियो हिंदी में।
ठीक है, क्या है वो? सामाजिक विज्ञान, यानी कि आपका एसएसटी। इस एसएसटी का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, ये दो चैप्टर को मैंने 3D एनिमेशन के थ्रू बनाया हुआ है। ठीक है, एसएसटी का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और दूसरा जो है आपका भारत में राष्ट्रवाद, ये दोनों चैप्टर मैंने 3D एनिमेशन के थ्रू बनाया है। अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो जिंदगी में आपने एसएसटी से नफरत की होगी, लेकिन उन दो वीडियो से आप एसएसटी को प्यार करने लग जाओगे। ठीक है, बहुत ही सावधानी से समझाया गया चित्रों के माध्यम से, क्या हुआ था, कैसे घटित हुआ था, क्या क्या मेन मेन पॉइंट थे, बस उन्हीं को बताया गया। अगर आप उसको पढ़ लेते तो बुक का एक भी पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी गाइड को उठाने की जरूरत नहीं है, किसी भी कई भी मतलब किसी भी तरह के जो मॉडल पेपर्स जो या छापते रहते हैं जो पब्लिशर्स हैं, उनकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। मतलब इतने मतलब गहराई से उस चीज़ को समझाया गया है। और आने वाले समय में आपके और भी जो चैप्टर्स हैं, आगे वाले चैप्टर जो 3 है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और जो भी आपके सारे विषयों के जो है 3D एनिमेशन वीडियो जो है हिंदी में बनाए जा रहे हैं। पूरे यूट्यूब पे कहीं भी ये उपलब्ध नहीं है हिंदी में, जिस तरह से हमने वीडियो को आपको दिखाया है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक जो है इस वीडियो के एंड में आपको यहाँ पर स्क्रीन आपके यहाँ पे थंबनेल दिखाई देंगे। वीडियो में आपको यहाँ पर ना छोटे छोटे ऐसे इस तरह से वीडियो के थंबनेल दिखाई देंगे। जैसे ये वीडियो खत्म होगा तो उस वीडियो पे जैसे ही टच करेंगे तो वो वीडियो चल जाएगा, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर मेरा तीसरा चैप्टर भी बना दो, चौथा भी बना दो, पांचवा भी बना दो। आप बिल्कुल इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे कि एसएसटी अब समझ में आई है सर, इतना आसान। 1 घंटे में चैप्टर जो कि स्कूलों में पढ़ाया जाता है 5 दिन में 6 दिन में एक चैप्टर को और वो भी पूरा समझ में नहीं आ पाता, और मैं आपको केवल 1 घंटे के अंदर वो पूरा चैप्टर कंप्लीट करा के दे रहा हूँ, करके दे रहा हूँ और बिल्कुल समझा के दे रहा हूँ। तो मुक्ति दूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक जो है आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, आपको अपने शब्दों में पिरो देना है, जैसे मैंने यहाँ पे पिरोया हुआ है। तो मैंने बताया जैसे कि आप ये 3D वीडियो देखेंगे तो ये सर्ग का जो है आपको बहुत ज़्यादा शानदार समझ में आने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ से ज़्यादा आपको चित्रों के माध्यम से समझाया हुआ है मैंने वहाँ पे। साथ ही साथ मेन पॉइंट भी लिखे हैं और वहाँ से आप नोट्स भी आपने जो है तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे चतुर्थ सर्ग में जो भारत की स्वतंत्रता के लिए जो है गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन का इसमें वर्णन है। जलियांवाला बाग का जो घटना हुआ था, नृशंस घटना, उसके बाद जो है गांधी जी ने देश की जनता को असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान किया था, यानी कि अंग्रेजों का सहयोग ना करने के लिए। जब इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी तो उसमें इन्होंने पहले ही इसका जवाब दे दिया था कि अगर भारतीय जनता अंग्रेजों का समर्थन नहीं करती तो कब की आज़ाद हो चुकी होती। अगर हम अभी भी असहयोग आंदोलन चलाते हैं तो आने वाले 1 वर्ष के अंदर जो है अंग्रेज हमारे यहाँ से चले जाएंगे। ये जो है उन्होंने अपने हिंद स्वराज नामक पुस्तक में लिखा था। तो लोगों ने सरकारी उपाधियां इसमें लौटा दी थी, विदेशी सामानों का बहिष्कार कर दिया था, छात्रों ने विद्यालय छोड़ दिए थे, वकीलों ने कचहरियों में जाना छोड़ दिया था, सरकारी कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ दी थी। और इस आंदोलन से सरकार जो है महान संकट और निराशा के भंवर में फंस गई थी अंग्रेजी सरकार। असहयोग आंदोलन को देख करके अंग्रेजों को निराशा हुई, उन्होंने भारतीयों पर जो है साइमन कमीशन को थोप दिया। अब ये साइमन कमीशन क्या है, इसके बारे में भी उस 3D में मैंने समझाया हुआ है, कौन लेके आया था, क्यों इसका विरोध हुआ, ठीक है, सारी चीज़ें। साइमन कमीशन के आने पर जो है गांधी जी के नेतृत्व में सारे भारत में इसका विरोध होने लगा था। लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार ने जो है गांधी जी के स्वर में स्वर मिला करके साइमन कमीशन का जो है विरोध किया था। चतुर्थ सर की हम जो यहाँ पे क्या है कथानक लिख रहे हैं, तो इस तरह से आपको जो है कथानक को लिखना है, बहुत ही शानदार शब्दों में, आसान शब्दों में। इसके बाद इसका जो क पार्ट है, अगर आपने उस दोनों क्वेश्चन कर दिया तो आपको दूसरा करना ही है, ख नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है ख की पार्ट करें। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब मैंने मॉडल पेपर की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ आपके पास पहले होना चाहिए ताकि आप जो है क्वेश्चंस को समझ पाओ। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो ज्योति जवाहर की कथा वस्तु को जो है आपको संक्षेप में लिखना है कि ज्योति जवाहर में क्या जो है कथा कही गई है, क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है देवी प्रसाद शुक्ल जो है ये ज्योति जवाहर के रचनाकार हैं, और उन्होंने जो ये संपूर्ण कहानी जो लिखी है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है उनके व्यक्तित्व को समर्पित करते हुए लिखा है। ठीक है, और उसमें क्या क्या इन्होंने बताई है, उसमें लिखा गया है एक ही सर्ग में जो है उन्होंने लिख दिया है कि कथानक का प्रारंभ जो है नायक के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए होता है। इसमें विधाता ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को सूर्य से ज्योति और चंद्रमा से सुघड़ता और हिमालय से स्वाभिमान और वायु से गति और सागर से
का वीर्य और धरती से धैर्य से बुना हुआ दिखाया है। उनके व्यक्तित्व को गांधी द्वारा जो है शुभाशीष से सिक्त नेहरू के चरित्र ने वही दृढ़ता धारण कर ली है जैसे गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व ने ग्रहण कर ली थी। तो यही चीज इसमें आपको समझाना है, ज्यादा कुछ डिटेल में आपको लिखना नहीं है, जो चीज यहाँ पे समझाई जा रही है इसी को लिखना है। तो इस तरह से आप जो है कथा वस्तु को संक्षेप में लिखेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। ज्योति, इसका दूसरा जो पार्ट है इसमें पूछा गया है ज्योति जवाहर। ज्योति जवाहर जो आपका खंड काव्य है, इसमें जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण आपको करना है। तो कौन कौन सी विशेषताएं आप बता सकते हैं, आप जो भी विशेषताएं बताएं ध्यान रखना है। इनकी पहली विशेषता जो है हम मानते हैं कि ये युग अवतार थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कवि ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को युग अवतार के रूप में जो है चिन्हित किया, तो ये आप पहली विशेषता बता सकते हैं, ठीक है। अगर विशेषताएं बहुत बड़ी बड़ी हैं तो आप केवल 3 ही लिखेंगे, अन्यथा अगर छोटी छोटी हैं तो आप कम से कम 4 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और ज़्यादा आप विश्वास रखते हैं अपने आप में तो 5 लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है आपका लेंदी थोड़ा सा हो जाता है। दूसरा जो है इसमें महान वीर के रूप में जो है उनकी गुणों की व्याख्या कर सकते हैं, चरित्र की व्याख्या में जो है दूसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं वो महान वीर थे। तीसरा बता सकते थे कि उनके अंदर भावनात्मक एकता भी थी, तो तीसरा पॉइंट ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप, ये पहला पॉइंट लिख सकते हैं। त्याग की भावना उनमें भरपूर थी, तो ये जो है आप चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट बहुत हैं, आप 3 पॉइंट भी लिख देते हैं इसमें, क्योंकि बड़े बड़े हैं तो 3 पॉइंट ही काफ़ी रहेंगे, लेकिन छोटे पॉइंट हो तो आपको 3 से अधिक लिखना है। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश जो है आपको लिखना है। द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश जो आपको लिख देना है। तो द्वितीय सर्ग में क्या क्या हुआ था उसकी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे छोटे से सार में व्यक्त कर देनी है। द्वितीय सर्ग का जो कहानी है वो जो है महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी के नाम पर जो है द्वितीय सर्ग का जो है यहाँ पर हमने बात की है। उसमें उनका चरित्र का जो है पूरा का पूरा वैभव प्रकट किया गया है। उसमें जो है ये बताया गया है कि उन्होंने ऐसे भी दिन देखे हैं जिसमें उन्होंने गरीबी देखी हुई, ठीक है। भारतीय पत्नी के रूप में, छत्रणी के रूप में जो है उन्होंने कष्टों की चिंता नहीं की है, और हर जगह पे जो है उन्होंने अच्छे तरीके से जो है क्या करा है, अपने महाराणा प्रताप का साथ दिया है, ठीक है। उन्हें जो है दौलत की भूख नहीं थी। ये सारी चीज़ें जो है इसमें आप समझाएंगे, यही चीज़ मैंने यहाँ पे समझा रखा है, तो इसको आपको लिख देना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण करना है आपको। मेवाड़ मुकुट में जो दौलत का चरित्र चित्रण किस प्रकार से आप कर सकते हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं। तो आपको ये जो डिटेल्स हैं ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिखी गई है, जरूरी नहीं कि आप ये सारे के सारे लिखें, ठीक है। यहाँ पर आप केवल लिखना है कवि ने प्रस्तुत काव्य में उसे वही से ग्रहण किया। आप यहाँ से दे दो उस मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत के अंदर निम्नलिखित विशेषताएं जो है दृष्टिगोचर होती हैं या दिखाई देती हैं। आप बस इतनी सीधे सीधे विशेषताएं लिख दोगे। जैसे कि पहली विशेषता है दरबारी जीवन से जो है घृणा करता था, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी विशेषता, अब छोटी छोटी विशेषताएं तो आपको ज़्यादा लिख देनी है। वन जीवन के प्रति अनुराग था उसके अंदर। महाराणा प्रताप के प्रति जो है श्रद्धा। उसके अलावा जो आप बता सकते हैं शक्ति सिंह के लिए प्रेम। और संक्षेप में आप चाहें तो बता सकते हैं 4 पॉइंट बहुत होता है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर्स को लिखना है। अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है। तो इसमें पहला पॉइंट आपको दिया गया, इसको हमें बताना है, फिर दूसरा पॉइंट भी घ पार्ट में पूछेगा। अग्र पूजा नामक जो खंड काव्य, इसमें कितने हैं, इसमें जो है 6 सर्ग में जो है इसको बांटा गया है। 6 सर्ग है। 6 सर्ग को जो है आपको आराम से समझाते हुए 6 सर्ग को जो है संक्षेप में लिख देना है, जिस तरह से यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अब प्रारंभ में दुर्योधन द्वारा समस्त पांडवों का विनाश करने के लिए लाक्षागृह में आग लगवाने से जो है इसका प्रारंभ होता है, और दूसरा सर्ग जो है वो सभारंभ है, ठीक है। इसी तरह से अग्र पूजा के तीसरे सर्ग में जो है आयोजन का बात कही गई है, यहाँ पे सभारंभ की बात कही है दूसरे सर्ग में, और जो इसका कथा का प्रारंभ जो होता है वो आपका होता है लाक्षागृह के आग की जो प्लानिंग होती है उसके थ्रू। उसके बाद जो है अग्र पूजा का चौथा सर्ग जो है वो प्रस्थान हो जाता है, और 5वें सर्ग में जो है राजसूय यज्ञ की बात की गई है, और छठे सर्ग में जो है इसमें क्या बोला गया है, इसमें उपसंहार कर दिया गया है। तो इस तरह से आप इन सर्गों की व्याख्या करेंगे। छोटे छोटे पॉइंटों में मैंने आपको समझाया, तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला जो है इसी का दूसरा पार्ट जो है अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चित्रांकन करना है, यानी कि उनकी चरित्र की बातें कर देनी है, उनकी विशेषताएं बता देनी है। तो जिनकी विशेषताएं आपको निम्नलिखित रूप से बताने गए हैं, बताई गई हैं। निम्न
विनम्र स्वभाव था उनका, तो पहली विशेषता आप ये बता सकते हैं। आपको जो विशेषताएं अच्छी लगती हैं वो लिखिए, 3 से ज़्यादा विशेषताएं लिखने की कोशिश करना है आपको, 3 अंक के प्रश्न होगा तो। आदर्श शासक के रूप में उन्हें जाना जाता है, तो ये आप बता सकते हैं। धार्मिक और सत्य प्रेमी थे, ये भी आप इसकी विशेषता बता सकते हैं। और उदार हृदय था उनका, मतलब उनके हृदय में जो प्रेम था और किसी के प्रति जो है दया भी थी। तो ये सारी की सारी विशेषताएं आप बता सकते हैं। जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर जो है आप नायक का चरित्र चित्रण आप कैसे करेंगे वो बताना है। जय सुभाष खंड काव्य में जो नायक है वो कौन है वो आपको बताना है। उसके बाद जो है आपको बता देना है सीधा सीधा उनके चरित्र की विशेषताएं। चरित्र की जो विशेषताएं हैं निम्नलिखित हो जाएंगे। कुशाग्र बुद्धि और प्रखर प्रतिभाशाली, मतलब बहुत सारी प्रतिभाएं थी, तो पहली विशेषता आप ये बता सकते हैं चरित्र की। उसके अलावा जो है स्वाभिमानी थे, साहसी थे और निर्भीक थे। नेक्स्ट जो है हम बता सकते हैं महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी या प्रेमी थे। उत्साह की प्रतिमूर्ति और वीरता से भरपूर थे। हम कह सकते हैं कि उत्साह की प्रतिमूर्ति थे या उत्साह से भरी वीरता थी उनकी, तो आप ये चौथा पॉइंट बता सकते हैं। पांचवा, जनता के प्रिय नेताओं के रूप में जो है जाने जाते थे। ओजस्वी वक्ता थे, उनके बोलने का तरीका जो है बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से लोग जो है उनका साथ देते थे। जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का जो है कथानक लिखना है। तो प्रथम सर्ग का कथानक पूछा गया है आपसे, ध्यान रखना है। तो ये लिख देना है जय सुभाष का। तो उस प्रथम सर्ग का कथानक जो है उसमें क्या होता है, उनका जन्म क्या हुआ है, ठीक है, उनके माता पिता का नाम बताते हुए जो है उनका थोड़ी सी विशेषताएं बता देनी है, उन्होंने बचपन में क्या किया था और उनके अंदर जो भी चरित्र की विशेषताएं था वो बता देनी है। उसके बाद जो है सारी की सारी बातें आपको इन पैराग्राफ के माध्यम से समझनी है और लिख देनी है। कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें डिटेल, बहुत ही सिंपल सिंपल सा, इसको पढ़ के आपको लिखना है। अगला जो है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प सर्ग का जो है सारांश लिखना है। जो संकल्प का सर्ग है जो आपका मातृभूमि के लिए जो खंड काव्य है उसमें संकल्प सर्ग है, उसका जो है आपको सारांश लिख देना है। इसका सारांश मैंने यहाँ पर जो बताया हुआ है इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है। बहुत ही सिंपलेस्ट शब्दों में लिखा है, क्योंकि इतने बड़े अगर हम हर क्वेश्चन को बड़े बड़े क्वेश्चनों को पढ़ते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं जो आपको गाइड कर रहा हूँ उसको समझते जाइए और करते जाइए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण आपको करना है, फिर इनसे इनकी भी विशेषता बतानी है। सेकंड पार्ट है उसी का। इसमें जो विशेषता बता सकते हैं वो उनका जो संगठन था, संगठन का जो उनको नॉलेज थी वो बहुत अच्छी थी, तो यानी कि हम कह सकते हैं अद्भुत संगठन करता थे वो। पहली विशेषता आप ये बता सकते हैं। दूसरी विशेषता में बता सकते हैं प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका। तीसरी विशेषता बता सकते हैं आप वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इस तरह से आप चौथी विशेषता बता सकते हैं बलिदान, जो बलिदानी वीर थे, इस रूप में भी आप उनकी व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कर्ण खंड काव्य के दूत सभा में द्रौपदी सर्ग का जो है सारांश लिख देना है आपको। तो इसमें द्रौपदी सर्ग का जितना भी सारांश है जो मैंने अपने हिसाब से लिखा है वो आप देख सकते हैं। इसमें द्वितीय सर्ग है और द्वितीय सर्ग के अंदर ही जो है इसमें आपका सारा का सारा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस सारे के सारे को आपको लिख देना है बढ़िया तरीके से। कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण आपको कर देना है। श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण यानी कि उनकी विशेषताएं बता देनी है। तो कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है, कूटनीति में माहिर थे, ये पहली विशेषता आप बता सकते हैं। परिस्थितियों के मर्मज्ञ थे, यानी हर परिस्थिति की जानकारी उनके पास उपलब्ध थी। हर परिस्थिति को जो है वो संजोना जानते थे, समझना जानते थे, उससे निकलना जानते थे। उसके अलावा पांडवों के रक्षक के रूप में जो है जाने जाते थे। नेक्स्ट जो है हम बता सकते हैं पराक्रमी योद्धा थे और साथ ही साथ मायावी के नाम से तो मशहूर थे। ये इनकी सारी विशेषताएं हम बता सकते हैं। करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर केकई का चरित्र चित्रण आपको करना है। तो माता केकई के बारे में आपको जो है इसमें समझा देना है। केकई जो थी इनका जो है युद्ध कौशल नारी थी, तो युद्ध निपुण वीरांगना थी, पहली विशेषता हम ये बता सकते हैं। दूसरा बता सकते हैं आदर्श माता के रूप में जो है इनका चरित्र चित्रण करने में बड़ा ही मजा आएगा आपको। साथ ही साथ राजनीति में भी ये कुशल थी, जब युद्ध करती थी तो राजनीति भी जानती थी, साथ ही साथ अपराध स्वीकार करने वाली भी थी। अगर इन्होंने कुछ करा है तो उसका दंड भोगने के लिए तैयार थी। इसके अलावा जो है करमवीर भरत खंड काव्य के आगमन सर्ग की कथा वस्तु लिखनी है। आगमन सर्ग जो है उसकी कथा वस्तु आपको बतानी है। तो आगमन सर्ग का कथा वस्तु जो है आप किस तरह से लिखनी है यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आपको पॉइंट दे देना है, ठीक है, दूसरा पॉइंट दे देना है, चौथा पॉइंट दे देना है और पांचवा पॉइंट दे देना है। इस तरह से छठा पॉइंट दे देना है। ये पॉइंटों को आपको लिखना है इसी तरह से जैसे मैंने बताया आपको। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण की चरित्र की विशेषताएं या यानी का चरित्र चित्रण करना है। तो एक नायक के रूप में आप उनकी चरित्र की विशेषताएं बता सकते हैं। आदित्य सौंदर्यशाली थे, ठीक है, इनका सौंदर्य जो है राम से भी ऊंचा माना जाता था। अगर आपने ढंग से इसके रामायण को पढ़ा है, देखा है तो। अतुल्य शक्ति संपन्न थे, तो तीसरा ये हो जाएगा। चौथा जो है विनम्र और शीलवान भी थे।
इसके अलावा पांचवा जो हम कह सकते हैं, शत्रुओं को परास्त करने वाले सक्षम थे योद्धा। ये सारी विशेषताएं आप इसकी चरित्र की दे सकते हैं लक्ष्मण की। तुमुल खंड काव्य में राम सीता मिलाप, राम मिलाप और सौमित्र का उपचार, राम मिलाप और सौमित्र का उपचार जो सर्ग है उसका कथा को संक्षेप में आपको समझा देना है। तो इस सर्ग में राम के मिलाप और लक्ष्मण के उपचार का वर्णन है, जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं उनके उपचार का वर्णन है। तो वही चीज़ आपको इसमें समझानी है जो कि मैंने यहाँ पे सर्ग के हिसाब से अपने संक्षेप शब्दों में लिखा हुआ है, इनको लिख देना है आपको। इसके बाद जो है दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना जो है आपको लिख देनी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो देश के प्रथम राष्ट्रपति एवं हिंदी साहित्य को अपनी लेखनी से सबलता प्रदान कर उसे चरमोत्कर्ष पर ले जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है 1884 ईस्वी में बिहार के राज्य छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था या गांव में हुआ था। उन्होंने एमए और एलएलबी एलएलएम की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इन्हीं की प्रेरणा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखने की योजना बनी और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव जो है प्राप्त कर सन 1963 ईस्वी में जो है ये परलोकवासी हो गए या सिधार गए। इनकी रचना जो है बहुत ज़्यादा विख्यात है, भारतीय शिक्षा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, तो जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो छायावाद के प्रतिनिधि, कवि, हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध नाटककार एवं कहानीकार जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1989 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था जो साहित्य में रुचि रखते थे। बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था और इनकी स्कूली शिक्षा कक्षा 8 तक ही हुई। हिंदी साहित्य की लगभग प्रत्येक विद्या, काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि पर अपनी लेखनी दौड़ाते हुए 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग के कारण जो है इनका शरीर जो है इस पृथ्वी को त्याग करके स्वर्ग लोक में स्थापित हो गया। इसकी इनकी जो रचना है, बेहतरीन रचना जो है ध्रुव स्वामिनी है, जिसका आपको पढ़ना चाहिए कभी ना कभी। भारतीय शिक्षा पढ़ लीजिए अगर आपको समय मिलता है, तो इसके बारे में बहुत आपको अनुभव हो जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ आप सीख पाएंगे। और ध्रुव स्वामिनी के बारे में पढ़िएगा, ये बहुत अच्छी आपको मिलेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो इनके ऊपर जो हमें बताना है इनका परिचय। तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक एवं निबंधकार के, ये आलोचना ज़्यादा करते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले में अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है चंद्रबली शुक्ल था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा या इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर, तत्पश्चात उसके बाद में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला में हुई और इन्होंने 1908 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा पत्र का संपादन भी किया। 1937 ईस्वी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 2 फरवरी सन 1941 में इनका जो है देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचना जो है चिंतामणि है। आप इसको भी एक बार देखना चाहें, जो भी जब भी आपको समय मिलेगा तो आप इन चीज़ों को जरूर एक बार देखें, इन रचनाओं के बारे में समझें। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना बतानी है। देखिए यहाँ पर आपका जो था, इसमें था, आपका ध्यान रखना है, ये लेखक के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे इसके कवि के बारे में। कविता लिखते हैं वो अलग है और लेखक कहानीकार जो हैं वो अलग है। तो यहाँ पे कवि हैं तुलसीदास जो हैं, ये कवि है, इन्होंने कभी भी कोई कहानी नहीं लिखी है। सुमित्रा नंदन ने कोई कहानी नहीं लिखी, ये भी लेखक हैं। महाकवि सूरदास जो है, इन्होंने भी केवल कविताएं लिखी हैं, कोई कहानी नहीं लिखी। तो इस तरह से जो है ये आपके कवि हैं। इनका भी आपको जीवन परिचय देते हुए जो है इनकी एक रचना लिख देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तुलसीदास के बारे में आप बता सकते हैं, इनकी एक रचना बता देनी है आपको। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बता देंगे, इनकी एक रचना बता देनी है। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, मैं बाकी भी डिटेल में देता हूँ ताकि आप लोग जो है इसमें से एक आधा अक्षर कम करना चाहें तो कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है सूरदास के बारे में बता सकते हैं, और इनकी प्रमुख रचना तो सूर सागर जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, उसकी कहनी क्या। इसके बाद जो 7वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना है। तो अपनी पाठ्य पुस्तक से कम आपको 3 श्लोकों को याद रखना है। 3 श्लोक आपको याद रखना है। अब 3 श्लोक क्यों याद रखना है, क्योंकि 2 श्लोक तो आपके इस प्रश्न पत्र में ही आपको आएंगे। आपके दो जो आपके श्लोक हैं, 2 श्लोक हमेशा आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलते हैं।
ठीक है, प्रश्न पत्र में आपको मिलेगा। तो 2 श्लोक आपको प्रश्न पत्र में मिलेगा, तो आपने जो 2 याद किए वो अगर 2 के 2 आ गए तो आप लिख नहीं पाओगे, इसलिए आपको 3 याद करने हैं। 3 में से कोई भी 2 आ जाएंगे तो एक आपके पास याद रहेगा कि एक बचा हुआ है मेरे पास, उसको इसमें लिख देना है। तो एक श्लोक को लिखने के लिए आपको 3 श्लोकों का याद होना आवश्यक है। ठीक है, अन्यथा क्या हो जाएगा, आपसे बड़ी बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से अगर मैं कोई श्लोक लिख दूंगा उसका कोई मीन नहीं है, एक श्लोक से कुछ नहीं होगा, तो आपको अपने बुक से 3 श्लोक को याद करना है। जो आपको अच्छा लगे, जो इजी लगे, उसी श्लोक को याद करें। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर जो है संस्कृत में दीजिए। तो भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, तो विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक ईव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, मतलब विश्व संसार में जो है ईश्वर एक है, यही जो है भारतीय संस्कृति का जो है मूल है। इसके बाद में है पुरुष राज कह आसीत, पुरुष राज एक भारत वीर आसीत, भारत के वीर थे। चंद्रशेखर कह आसीत, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत। और वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते, वीर जो है वीरों की पूजा करते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे जो है आपको निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इस पे निबंध लिख दीजिए, या फिर आतंकवाद के कारण या निवारण के ऊपर निबंध लिख दीजिए, या जनसंख्या वृद्धि लाभ और हानि इसके ऊपर लिख दीजिए, नारी सशक्तिकरण के ऊपर लिख दीजिए। चारों में से किसी एक के ऊपर आप लिखेंगे, 9 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो प्राप्ति के बारे में हम सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के ऊपर लिखना चाहें तो मैंने ये बता दिया है, आप इन निबंधों को पढ़ सकते हैं, पढ़ करके तैयार करिए, समझिए, कुछ कम ज़्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं। दूसरा जो है आतंकवाद, जो कारण और निवारण कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद में आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट जो आपका बनता है उसके ऊपर भी हमने लिख दिया है। ये जो है आपका जनसंख्या वृद्धि लाभ या हानि, तो इसके ऊपर भी निबंध जो है पूरा का पूरा गाइड किया गया, आपको हर प्रश्न का उत्तर दिया गया है, चाहे आपका कोई सा भी प्रश्न है, एक भी नहीं छोड़ा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। इसका जो चौथा है नारी सशक्तिकरण, उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके ऊपर भी निबंध हमने लिख दिया है। तो नारी सशक्तिकरण के बारे में आप इस तरह से निबंध लिख देंगे। इसमें आप जो पैराग्राफ में से जितना याद करना चाहें बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को जरूर पढ़ें, ढंग से पढ़ें और तैयार करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 10वां प्रश्न भी आएगा, जो कि आपका प्रश्न पत्र जो पहले आते थे उसमें 9 ही प्रश्न आते थे, इसमें 10वां प्रश्न भी शामिल किया गया है। 10वां प्रश्न आपको 4 अंक का मिलेगा, जिसमें आपको पत्र लिखने का जो है यहाँ पर दिया गया। पहले पत्र नहीं आते थे, अब जो है इस बार आपका पत्र जो है वो दे दिया गया है। तो पत्र आपको लिखना है, ठीक है, वो कोई सा भी पत्र हो सकता है, ऑफिशियल हो सकता है और आपका पर्सनल भी हो सकता है, यानी कि आपके रिश्तेदारों के लिए भी पत्र आ सकता है, और फिर जो है आप डाक विभाग के लिए, बिजली सप्लाई के लिए, पानी की आपूर्ति के लिए, सड़क में गड्ढे भरने के लिए, या कोई किताब में आपको कोई आपका जो किताब में कोई छपी हुई गलतफहमी है उसको दूर करने के लिए, मतलब किसी भी तरह का पत्र आपसे पूछा जाएगा। तो पत्रों को थोड़ा सा आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि पत्र कैसे लिखना है। ठीक है, तो पत्र लिखते समय आपको ध्यान रखना है, पत्र में अगर आपको एड्रेस नहीं देता तो एड्रेस आपको अपने मन से बनाना है। पहली बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है, यानी कि ये हो गया पर्सनल लेटर। ठीक है, नीचे वाला जो अथवा वाला पार्ट है, उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखना है। अब रेलवे को शिकायती पत्र लिखना है तो ये पर्सनल नहीं हुआ, ये हो गया आपका ऑफिशियल लेटर। तो यहाँ पर आपका ऑफिशियल लेटर हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका पर्सनल। तो आपका ये पर्सनल लेटर हो गया, ये ऑफिशियल लेटर हो गया, जो कि आपका, इसको हम ऑफिशियल लेटर को फॉर्मल लेटर भी बोलते हैं, कार्यालय पत्र जिसको बोलते हैं हम, इसको कार्यालय पत्र बोलते हैं, कार्यालय पत्र बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं पर्सनल, मतलब अपना, अकार्यालय पत्र, इनफॉर्मल। तो आपका जो पत्र होगा, ध्यान रखना है कौन सा पत्र पूछा जा रहा है। अगर आपका पर्सनल, आपके रिश्तेदारों में से किसी के लिए भी पत्र आता है तो केवल आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ दे देता है कि आपकी विशेष रुचियों को पत्र लिखते हुए अपने मित्र को समझाना है या बताना है, और आपका नाम ये है और आप यहाँ के निवासी हैं, तो आप अपना एड्रेस जो यहाँ पे लिखेंगे। अगर एड्रेस नहीं दिया, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया गया, तो आपकी मर्जी से यहाँ पे आप अपने घर का एड्रेस लिखें, गले मोहल्ले का एड्रेस लिखें, अपने स्कूल का एड्रेस लिखें, जो भी आपको लिखना है बस एड्रेस लिख देना है, कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी मकान नंबर, विजयनगर या आकाशपुरी या फिर वैशालीपुरी, कुछ भी आप लिख करके, कानपुर में है या फिर आप बता सकते हैं प्रयागराज या फिर लखनऊ और उत्तर प्रदेश, या फिर आप कहीं भी बता सकते हैं, बिहार या फिर
उसके अलावा जो है उत्तराखंड बता सकते हैं, राजस्थान बता सकते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कुछ भी लिख सकते हैं। उसमें आपको कोई इशू नहीं है जब आपको लेटर में निर्देश ना दिया गया हो कि एड्रेस क्या है। उसके बाद दिनांक जरूर लिखना है, ये दिनांक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर दिनांक आप छोड़ देते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद सीधे सीधा आपको जो भी मित्र है, अगर उसका नाम दिया है तो ठीक है, नहीं तो नाम अपने हिसाब से बना ले। अगर नाम नहीं भी बनाना है तो प्रिय मित्र लिख के स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पे जो है आप अपने रुचियों का उल्लेख करते हो, उसको जो है एक पत्र लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आपने लिखा, प्रिय मित्र, तुमको पत्र लिखते हुए बहुत आनंद मिल रहा है। आज बहुत दिनों बाद यह अवसर मिला है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होगा। वैसे मेरे पिताजी कहते हैं कि पढ़ाई करेगा तो आदमी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, परंतु मेरी रुचि तो खेलकूद में अधिक है और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जाकर के एक बड़ा क्रिकेटर बनूँ और अपने देश का नाम ऊंचा करूँ। मैं धोनी की तरह एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले मेरा साथ दें और मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनाएं। मुझे पता है कि तुम भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद, तुम्हें भी क्रिकेट खेलना। अब यहाँ पे क्रिकेट खेलना है तो यहाँ पे मिस्टेक है, इसको हम कर देते हैं खेलना। मुझे पता है कि तुम्हें भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, परंतु तुम एक इंजीनियर बनना चाहते हो। तुमने ये पहले से ही सोच रखा है। उसी तरह मेरी भी रुचि किताबें पढ़ने और सोने से पहले गाना सुनने आदि में है। इसलिए मुझे अपनी आदतें बहुत ही पसंद है। अतः मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ और क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है, मुझे पत्र लिख करके बताना। मेरा यह पत्र मिलने के बाद तुम बहुत खुश होगे। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तुम अच्छे, बहुत ही अच्छे एक इंजीनियर बनो। तुम्हारा मित्र, जो भी आपको नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं, चाहे क ख ग घ लिख के खत्म कर सकते हैं। इसके अथवा पार्ट में एक आपको जो प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर मध्य रेलवे जो है उसमें शिकायत पत्र लिखना है, जिसमें टिकट निरीक्षक जो टीटी है उसके द्वारा आपसे जो है अभद्र व्यवहार किया गया है उसका उल्लेख हो। तो जब आप जो है यहाँ पर ये ऑफिशियल लेटर है, ऑफिशियल लेटर जब आप लिखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप किसी को शिकायती पत्र लिखते हैं तो सेवा में करते हुए लिखेंगे, ठीक है। सेवा में करते हुए लिख देंगे। और यहाँ पे प्रभाग, जो भी उस प्रभाग के निरीक्षक हैं या अधीक्षक हैं, उनके बारे में उनका उनका नाम तो आपको पता नहीं, तो सीधा सीधा प्रभाग अधीक्षक लिखेंगे। उत्तर मध्य रेलवे जो कि आपको दिया गया है, और आप जो भी एड्रेस डालना चाहें डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें एड्रेस नहीं दिया गया, केवल उत्तर मध्य रेलवे दिया गया है। ये उत्तर मध्य रेलवे जो है यूपी का हो सकता है, इलाहाबाद का हो सकता है, कानपुर का हो सकता है, जौनाबाद एमपी का, कहीं का भी, पूरे प्रदेश में हो सकता है, पूरे इंडिया का कहीं का भी हो सकता है। तो आपको अपना एड्रेस जो है अपनी मर्जी से लिख देना है, एड्रेस जरूर लिखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो है आपको दिनांक जरूर लिखना है। डेट देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे आपको डेट जरूर मेंशन करना है। डेट जो है आपको मेंशन करना है, और ये डेट रहेगी इसी के नीचे। जैसे कि आज मैं सपोज करिए 26 मान के चलता हूँ, और ये अक्टूबर है तो अक्टूबर मान लेते हैं, और 2000 जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते। तो डेट जरूर मेंशन करना है, डेट लिखना लिखना ज़रूरी है। जैसे ये प्रश्न पत्र खत्म होगा तो आपके सामने थंबनेल आ जाएंगी, जिसमें मैंने बताया है एसएसटी के 3D वीडियोस जो आप देख सकते हैं, 3D एनिमेशन के साथ में। चैप्टर नंबर 1 जो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है वो मिल जाएगा आपको। चैप्टर नंबर 2 जो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय है वो भी मिल जाएगा। इस तरह के थंबनेल बने हुए आएंगे, आपको उसमें देखना है। साथ ही साथ आपकी जो है आपके यूपी बोर्ड की जो प्लेलिस्ट है जिसमें सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो यूपी बोर्ड की प्लेलिस्ट भी आपको देखने को इस तरह से मिल जाएगी। तो जो चीज़ आपको देखनी है उसको आप इस तरह के वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, या फिर आप सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको जैसे ही डेट लिख देंगे उसके बाद जो है विषय लिख देना है। विषय जरूर मेंशन करना है, जबकि आप पर्सनल लेटर आपने अभी देखा इसमें विषय की बात नहीं थी, तो विषय इसमें नहीं होता है। दिनांक जरूर होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हर लेटर में दिनांक जो है आपको एड्रेस के बाद में डाल देना है, पहले एड्रेस के बाद में ही डाल देना है। तो जिससे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है आपका एड्रेस, उसके नीचे दिनांक जरूर डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमपी में लिख लीजिएगा, ये गलती नहीं करनी है आपको। इसके बाद जो है विषय जरूर डालना है, ये भी आपका जो है, क्योंकि ऑफिशियल लेटर है तो उसमें विषय आपको बताना पड़ता है कि किस के बारे में आपको लिखा गया। आपके घर के सदस्य तो है नहीं कि हाँ, जब लेटर तो वो पढ़ ही लेंगे कि आपका मित्र का लेटर है इसलिए पढ़ लेंगे, क्योंकि ऑफिशियल लेटर बहुत सारे आते हैं, एक दिन में हज़ारों आते हैं। तो आपको विषय जरूर बताना है कि आपका विषय क्या है, किस लिए आप ये पत्र लिख रहे हैं, ताकि वो लेटर पढ़ा जा सके।
इसके बाद जो है आपको महोदय से शुरू करना है, मान्यवर से शुरू करना है। आपको सूचित करना चाहता हूँ कि गत 11 दिसंबर या जो भी आप डेट लिखना चाहें, मैं इलाहाबाद से फैजाबाद से चलने वाली साकेत एक्सप्रेस से फैजाबाद जा रहा था। मुझे बड़े खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि टिकट निरीक्षक ने मेरे साथ अत्यंत खराब व्यवहार किया। उस कर्मचारी का नाम जो भी आप देना चाहें वो लिख सकते हैं, और उसका नंबर जो है टीटी नंबर जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं 11 दिसंबर को दोपहर इलाहाबाद रेलवेज स्टेशन या रेलवे, जो भी आप लिखना चाहें रेलवे को करेक्ट कर लें, रेलवे स्टेशन से साकेत एक्सप्रेस पर चढ़ा। मेरे साथ मेरी पत्नी और 2 बच्चे थे। मैंने अपनी पत्नी और एक बच्चे का टिकट ले रखी थी। चूंकि मेरा छोटा बच्चा अभी 3 वर्ष का नहीं था, इसलिए मैंने उसकी टिकट नहीं बनवाई थी। गाड़ी जब आगे बढ़ी तो युक्त टिकट निरीक्षक ने प्रवेश किया, जो उस डब्बे का जो टीटी था उसने प्रवेश किया। मुझसे जब टिकट मांगे गए तो मैंने सब टिकट दिखा दिए। उसने जब मेरे छोटे बच्चे का टिकट मांगा तो मैंने बता दिया कि वह अभी 3 साल का ही हुआ है, 3 साल का नहीं हुआ है। इस आधार पर उसने मुझे झूठा बताकर डिब्बे में बैठे सभी यात्रियों के सामने अपमानित किया। इसलिए मैंने बच्चे का जो है आधा टिकट लेने को तैयार हो गया, लेकिन वह मुझसे जुर्माने की रकम और टिकट के पैसे वसूल करना चाह रहा था। जब मैंने उसे इनकार कर दिया तो उसने मुझे जेल भेजने की धमकी भी दी। इस पत्र के साथ मैं आपको प्रमाण के लिए अपने बेटे का जन्म तारीख प्रमाण पत्र भेज रहा हूं। आप कृपया उससे इस बात का स्पष्टीकरण मांगे कि उसने ऐसा अभद्र व्यवहार क्यों किया। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस पत्र पर आप गौर करें तथा मुझे सूचित करने का कष्ट करें कि आपने इस संदर्भ में क्या कदम उठाए हैं। धन्यवाद करते हुए भवदी लिखते हुए आप अपना नाम लिखना चाहें तो आप अपना नाम यूज़ कर सकते हैं, कखग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपना एड्रेस के माध्यम से जो है इसको समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। और दूसरा जो है, आप अपना ये पूरा का पूरा जो एड्रेस है, ये वाला, ये छोटा वाला केवल एड्रेस, नाम नहीं, एड्रेस जो है आपको इसको उठा करके आप सीधे के सीधे यहाँ पर ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही आप उस एड्रेस को यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आपका डेट जो है यहाँ पे आ जाएगा। मैंने बताया पहले एड्रेस के बाद ही डेट आता है, ये ध्यान रखना है। आपका वीडियो का सारा लिंक आपके सामने है, थंबनेल आ चुकी है, इसको चेक कर लीजिए और इसमें से जो वीडियो देखना चाहते हैं देख लीजिए। सारे सोल्यूशंस मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, सारे विषय के सोल्यूशंस जो हैं आपको मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।